हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का अक्टूबर मंथ का जो भी डिस्कशन है वो यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे इन दिस नेक्स्ट अराउंड 1 आवर, तो जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल एग्जाम्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जेई वाले एग्जाम्स आप देख लो, जेई आफ्टर दैट लोको पायलट का एग्जाम जो होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, देन पेटेंट ऑफिसर्स के लिए जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए भी ये कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। सो ध्यान से इसको देखना है और सब जो है एमसीक्यू फॉर्म में एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू रिवाइज द कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स है और ये एमसीक्यू फॉर्म में हमारा ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, फिर उसके बारे में ये क्यों न्यूज में आया था एंड सम अदर रिलेटेड फैक्ट्स। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। रिसेंटली सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स, इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। तो ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था? एक तो उन्होंने दे के रखा हुआ है कि इंडिया है, देन विच इज द अदर कंट्री जिनके साथ अपन ने रिसेंटली बोला है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल साइन किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अर्जेंटीना एंड जर्मनी। और अगर रिसेंटली की बात यहाँ पे हो रही है तो इट इज योर अर्जेंटीना, जर्मनी ने अर्जेंटीना। ठीक है, सो अर्जेंटीना के साथ में हमारा ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है फॉर प्रोफेशनल। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉमन बिकॉज कोई भी बायलैटरल रिलेशंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, तो उसमें ये चीजें काफी बार पूछी जाती है दैट दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट, और ये ऐसा ऐसा एग्रीमेंट है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। स्पेशली इंडिया ने जिसके साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं ऐसे, वो अपने को पता होना चाहिए। ऐसे एक न्यूज आई थी, ये टाइटल भी यहाँ पे दिया हुआ है, अर्जेंटीना इंडिया साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब इसमें ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है that this agreement was signed to ensure legal rights of professionals in each other's domain, मतलब इंडिया में और अर्जेंटीना में। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है। लाइक इससे क्या होगा, तो स्पेशली जो ओल्ड एज पेंशंस है, इंश्योरेंस है, ये ऐसे जो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स होते हैं, तो स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स ये सोशल सिक्योरिटी जो है वो और अच्छे तरीके से दी जा सकती है। बिकॉज ऑफ दैट ये एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, तो याद में रखना है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल, इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली डैश वाज स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बारे में क्वेश्चन है। टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज, जो इंडिया का पूरा हेरिटेज है, ऑफ statecraft and strategic thoughts which is derived from ancient Indian text। मतलब हमारे जो पुराने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में कैसे क्या क्या लिखा गया था, पॉलिटी के बारे में क्या क्या लिखा गया था, कैसे वो टाइम पे रूल होता था, कैसे सिक्योरिटी एस्टैब्लिश की जाती थी, तो इसके बारे में पूरा एक एक रिसर्च करने के लिए आप कह सकते हो कि इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हुआ था। तो वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऐसा आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, प्रोजेक्ट अजय, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट उद्भव, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट लक्ष्य, या नन ऑफ द अबव। अब ये चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है, तो ये आपका प्रोजेक्ट उद्भव है जो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था, विच इज रिलेटेड टू इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये ऐसा एक न्यूज भी आया हुआ था दैट आर्मी का ये प्रोजेक्ट उद्भव है, और टाइटल में आप देख सकते हो इट इज टू रीडिस्कवर इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। उसके लिए इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, तो ये उसके डिटेल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट उद्भव है विच इज रिलेटेड टू द इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेट क्राफ्ट। फिर यहाँ पे और भी वर्ड दिखे होते हैं, वार क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, ग्रैंड स्ट्रेटेजी। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोजेक्ट के अंडर आने वाली है। एंड फॉर दैट ये भी एक ध्यान में रखना है कि ये प्रोजेक्ट के लिए इंडियन आर्मी का यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो थिंक टैंक है उसके साथ में इंडियन आर्मी का ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, किसके साथ किया ये भी पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया
ये एक वहां पे आपको ध्यान में रखना है। अदर थिंग्स जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए दी हुई है, बट आपको पॉइंट बाय पॉइंट अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट उद्भव क्यों ये लॉन्च किया गया, क्या पर्पस है, और दूसरी चीज कि किसके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, तो ये चीजें आपको वहां पे पता होनी जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये पहला एक पॉइंट हमने देखा जो अर्जेंटीना और इंडिया वाला सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, दूसरा अभी ये प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में हमने पढ़ा। तीसरा जो है लैग्रांजे पॉइंट, मतलब क्या, L1। ये टर्म काफी बार न्यूज में आता है, लैग्रांजे पॉइंट L1। तो बेसिकली ये कौन से चीज से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन है। टर्म लैग्रांजे पॉइंट L1 रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए डीप सी एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी इंडियाज सोलार मिशन, ऑप्शन सी एआई बेस्ड चैटबॉट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें से क्या आंसर होगा कि ये आपका L1 लैग्रांजे पॉइंट ये कौन से चीज से रिलेटेड है। तो एक्चुअली हमारा इंडिया का ये जो सोलार मिशन है आदित्य L1, यही नाम का हमारा क्या है, सोलार मिशन है। लैग्रांजे पॉइंट ये एक स्पेस में, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अर्थ और सन, इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि ये यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप अपना स्पेस क्राफ्ट पार्क करते हो या यहाँ पे लगाते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी ऐसा एकदम एक्सेसिव ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता हुआ नहीं दिखेगा, सो दैट आप काफी अच्छी तरीके से स्टेबल वे में वहां से सन को ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड फॉर दैट पर्पस ये L1 ये पॉइंट पे ये मिशन हमने भेजा। तो L1 या लैग्रांजे पॉइंट ये अगर कहीं पे टर्म आपको दिख रहा है तो इट इज रिलेटेड टू इंडियाज सोलार मिशन, और ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इससे कुछ ना कुछ पूछे जाने के चांसेस हमेशा बनेंगे। ठीक है, तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट एस्केप स्पीयर ऑफ अर्थ्स इन्फ्लुएंस, मतलब ये अभी हमने वो लॉन्च भी किया हुआ था, और अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है या अर्थ के ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है उसके बाहर ये चला गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये न्यूज में आया था, ये लिखा भी था यहाँ पे देखो, इसरो सेड आदित्य L1 spacecraft has traveled beyond a distance of 9.2 lakh kilometer from the earth, and by doing this, इतना मतलब 9.2 लाख किलोमीटर क्रॉस कर लिया उसने, एंड by doing this उसने क्या किया है, तो अर्थ के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को उसने एस्केप किया हुआ है। ठीक है, एंड नाउ इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस लैग्रांजे पॉइंट दैट इज L1। ठीक है, तो ये L1 जो है ये कौन से चीज से रिलेटेड ऐसा पूछा जा सकता है, सो इट इज रिलेटेड टू आवर सोलार मिशन दैट इज L1, आदित्य L1 वो मिशन का नाम है। ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, टर्म्स लाइक बटागुर काचुगा एंड बटागुर बास्का, बटागुर काचुगा और बटागुर बास्का, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। ये दो नाम जो है ये ऐसा भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ये क्या है, दो नाम दे दिए और ये क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन कि बटागुर काचुगा और बटागुर बास्का ये क्या है। सो हियर ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी टर्टल, या ऑप्शन डी फिशेस। अब ये जो दो नाम है ना, बटागुर बास्का और बटागुर काचुगा, एक्चुअली ये दो टर्टल्स हैं। ठीक है, ये दो क्या है, टर्टल्स हैं। एंड नाउअडेज ये टर्टल और टॉर्टॉइज ट्रैफिकिंग जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आता है। लाइक अ लॉट ऑफ सच इंसिडेंसेस आर देयर जहां पे क्या हो रहा है, तो अब आप देखोगे कि टर्टल्स को, टॉर्टॉइजेस को वहां पे इलीगली स्मगल किया जा रहा है, और उनके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है, कुछ लोग बोलेंगे कि उसमें मेडिसिनल वैल्यू है, उसके वजह से वो उनका जो फ्लैश वाला पार्ट है वो यूज हो रहा है, कुछ शेल के लिए यूज कर रहे हैं। सो ये अलग अलग चीजें आपको काफी बार न्यूज़पेपर में वगैरह देखने को मिल रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये दो जो है उसमें भी एक ये दो ही क्यों पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर अमॉन्ग द मोस्ट थ्रेटेंड टर्टल स्पेसीज इन द वर्ल्ड, जो इंडिया में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये आपको पूछा जा सकता है। सो ऑप्शन सी इसका है टर्टल। यहाँ पे एक न्यूज आया था, चेन्नई टॉप नोड इन टॉर्टॉइज ट्रैफिकिंग नेटवर्क, टाइटल में टॉर्टॉइज लिखा था बट आगे टर्टल्स का भी मेंशन हुआ था। जैसे मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, अनंतपुर, ये कुछ नाम दिए थे। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो काफी ज्यादा है। एंड ऑल्सो रिलेटेड टू दिस एक टर्म यूज होता है, एशियन टर्टल क्राइसिस, एशियन टर्टल क्राइसिस।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है एशियन टर्टल क्राइसिस. दिस इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ tortoise and freshwater turtles on the largest continent on earth, that is Asia. मतलब एशिया में टर्टल्स और टॉर्टोइज को लेके जो भी इश्यूज है, ट्रैफिकिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज है, तो वो इश्यूज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए एशियन टर्टल क्राइसिस ये टर्म यूज होता है. ठीक है, तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो बटागुर बास्का, बटागुर काचुगा, ये क्या है, दीज आर टर्टल्स. एंड देन एशियन टर्टल क्राइसिस ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है नागोर्नो काराबाख रीजन. नागोर्नो काराबाख रीजन रिसेंटली इन न्यूज, इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन. कौन से दो कंट्रीज के बीच में ये नागोर्नो काराबाख ये डिस्प्यूट है? ऑप्शन ए देखो, अर्मेनिया अजरबैजान. ऑप्शन बी इजराइल पैलेस्टाइन. ऑप्शन सी ग्रीस बल्गेरिया, या ऑप्शन डी ईरान इराक. तो कौन से दो कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है? सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिख रहा है दैट इज द राइट आंसर हियर, अर्मेनिया अजरबैजान. बिकॉज ये काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये जो रीजन को लेके काफी ज्यादा इश्यूज शुरू है. बाकी ऑप्शन जो दिए हैं यहाँ पे आपको इजराइल पैलेस्टाइन, ये भी काफी न्यूज में रहता है, तो हो सकता है आपको लगेगा जो भी डिस्प्यूटेड रीजन है वो वहां का ही होगा, बट ऐसा नहीं है. राइट, देन सी जो है ग्रीस बल्गेरिया, यहाँ पे ना एक डिस्प्यूटेड रीजन होता था दैट इज मैसेडोनिया. अभी ये सब खत्म हो गया है, बट देयर वाज वंस द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन ग्रीस एंड बल्गेरिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो ये मैसेडोनिया, मैसेडोनिया ये वो रीजन होता था. एंड देन ईरान इराक तो आंसर है नहीं, तो ऑप्शन ए अर्मेनिया अजरबैजान इट इज द राइट आंसर. तो यहाँ पे ये दिया भी है दैट ऑलमोस्ट ऑल द एथनिक अर्मेनियंस फ्ली फ्रॉम नागोर्नो काराबाख, बिकॉज अजरबैजान वालों ने क्या किया, इसको ऑक्यूपाई कर लिया था. सो द फ्लड ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम दिस नागोर्नो काराबाख dwindled to trickle as Armenia said nearly entire population of the breakaway territory, जो भी अलग ये टेरिटरी हुआ है, ये ऑलरेडी अजरबैजान के कंट्रोल में आ गया है एंड अर्मेनियन लोग यहाँ से निकल गए. सो ये दोनों में इशू शुरू था एंड नाउ somehow there is a conclusion coming to this. तो नागोर्नो काराबाख ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, इसके बारे में आपको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है. सो यू नीड टू नो कि इट इज अर्मेनिया अजरबैजान, ये दो कंट्रीज में ये आपका डिस्प्यूट है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओसिरिस रेक्स, ओसिरिस रेक्स नाम का ये एक स्पेसक्राफ्ट है, ये कौन से स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया हुआ था? ओसिरिस रेक्स नाम का स्पेसक्राफ्ट. एक्चुअली ये ओसिरिस रेक्स जो था ये एक एस्टेरॉयड सैंपलिंग मिशन था. दिस वाज एस्टेरॉयड सैंपलिंग मिशन, एस्टेरॉयड सैंपलिंग मिशन ये था, और ये एक एस्टेरॉयड के लिए भेजा गया था. उसका नाम क्या है? बेन्नू एस्टेरॉयड. ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये बेन्नू एस्टेरॉयड के लिए मिशन गया था. अब इन्होंने क्या किया है, ये ओसिरिस रेक्स मिशन जो है, जो स्पेसक्राफ्ट था, उसने स्पेस में से कुछ एस्टेरॉयड के सैंपल्स जो है वो अर्थ के ऊपर भेजे हैं, लाइक डायरेक्टली ऐसा ड्रॉप किया है. एंड नाउ द सैंपल्स आर बीइंग एनालाइज्ड. तो ये काफी ज्यादा अभी न्यूज में शुरू है. तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा स्पेस एजेंसी है जिन्होंने ये स्पेसक्राफ्ट भेजा हुआ था? तो ऑप्शन देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या जैक्सा, या रॉसकॉस्मोस, या नासा. जैक्सा मतलब जापानीज स्पेस एजेंसी होता है, रॉसकॉस्मोस मतलब रशियन स्पेस एजेंसी होता है, बट ये कोई भी नहीं है. ऑप्शन इसका डी है, नासा. नासा इज द राइट आंसर, नासा वालों का ये मिशन है. देन ऑल्सो ये एस्टेरॉयड सैंपलिंग मिशन, ये नाम आपको पता होना चाहिए, बेन्नू एस्टेरॉयड. देयर इज वन मोर मिशन, अब यहाँ पे जैक्सा लिखा हुआ है ना, तो इनका एक अलग मिशन है. इनका कौन सा मिशन होता है? हायाबुसा. वो मिशन का नाम है हायाबुसा मिशन. ये भी ऐसे टाइप का मिशन है जो एस्टेरॉयड के लिए भेजा हुआ था उन्होंने. और ये मिशन कौन से एस्टेरॉयड को रिलेटेड, एस्टेरॉयड से रिलेटेड था? तो ryukyu एस्टेरॉयड है ये. दिस इज ryukyu एस्टेरॉयड. ठीक है, ryukyu एस्टेरॉयड से रिलेटेड ये मिशन था. जापान वालों का कौन सा है? हायाबुसा. दिस इज रिलेटेड टू ryukyu एस्टेरॉयड. और अभी जो काफी चर्चा में था वो था ओसिरिस रेक्स, जो बेन्नू एस्टेरॉयड के लिए नासा ने भेजा हुआ मिशन था. ऑल्सो रिलेटेड टू दिस और एक चीज आपको पता होना चाहिए, एस्टेरॉयड बेल्ट. एस्टेरॉयड बेल्ट ये कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में होता है?
तो इट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एस्टेरॉयड बेल्ट, इट इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये भी चीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूज ऐसा आया था दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज द फर्स्ट एस्टेरॉयड सैंपल, ऐसा टाइटल दिया था, और यहाँ पे सब दिया हुआ है देखो, दैट नासाज एस्टेरॉयड हंटिंग स्पेसक्राफ्ट दैट इज ओसिरिस रेक्स, उसका पूरा फुल फॉर्म दिया है बट याद में मत रखो क्योंकि उतना जरूरी नहीं होगा अपने लिए। अब उसने क्या किया ये देखो, इट ड्रॉप्ड कैप्सूल कंटेनिंग सैंपल ऑफ रॉक एंड डस्ट, जो बेन्नू नाम के एस्टेरॉयड से वो स्पेसक्राफ्ट ने कलेक्ट किया होता है, उस ऊपर से नीचे फेंका है एंड नाउ उसके ऊपर पूरा का पूरा जो काम है वो शुरू, ऊपर से कहां फेंका नीचे, तो यूएसए में ये डेजर्ट है, यूटा डेजर्ट, तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये यूटा डेजर्ट कौन से कंट्री में है, तो ये यूटा डेजर्ट जो है वो डेजर्ट में, क्योंकि ऊपर से फेंका वो डेजर्ट में गिरा हुआ है, तो वो कौन से कंट्री में डेजर्ट है, तो ये यूएसए में है, ये भी आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, क्या है क्वेश्चन देखो, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो ये जो ग्रुप है छोटे छोटे रॉक्स का जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए मेटियोर, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी मेटियोराइट, या ऑप्शन डी एस्टेरॉइड। जैसे अभी हमने देखा कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी रॉक्स का पूरा ये बेल्ट है उसको क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी। ऐसे भी मतलब जो करंट में चीजें शुरू है उससे बेसिक्स भी पूछा जा सकता है, सो यू नीड टू नो दिस थिंग ऑल्सो, एस्टेरॉइड होता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ चाइना सी इशू काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, ऑलमोस्ट हर महीने आप देखोगे कुछ ना कुछ इसके बारे में आता ही रहता है न्यूज में, सो फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड और दूसरा क्या है ये स्प्रैटली आइलैंड, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये कहाँ पे है, ऐसा पूछा जा सकता है, पैरासेल आइलैंड और स्प्रैटली आइलैंड ये कहाँ पे लोकेटेड है, सो दीज आर लोकेटेड इन, जैसे ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है यहाँ पे, साउथ चाइना सी, दीज आर लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, चाइना इज क्लेमिंग दैट ये हमारे हैं, राइट, चाइना इज क्लेमिंग दैट दीज आर आवर आइलैंड्स, और उन्होंने खुद के नाम भी देके रखे थे, एक तो होता है जीशा और दूसरा होता है नानशा, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है ये झीशा और नानशा ये कहाँ पे है, एक्चुअली ये चाइनीज नाम है बट पैरासेल आइलैंड मतलब झीशा एंड स्प्रैटली आइलैंड मतलब नानशा, ऐसा भी वहां पे दे सकते हैं, सो आंसर आपको पता होना चाहिए इसका साउथ चाइना सी। यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसा एक फोटो भी आया हुआ था और ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरासेल आइलैंड और ये है स्प्रैटली आइलैंड, ठीक है, पैरासेल आइलैंड और स्प्रैटली आइलैंड, ये पूरा कहाँ पे है ये दिखा हुआ है चाइना सी, साउथ चाइना सी। यहाँ पे और कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, ये स्कारलबोरो शोल, ये एक आइलैंड रीजन है स्कारलबोरो शोल, तो ये भी पूछा जा सकता है स्कारलबोरो शोल ये कहाँ पे है, तो ये साउथ चाइना सी में आता है। देन यहाँ पे पूरे कंट्रीज दिए हुए, वियतनाम है, देन आपका ये फिलीपाइंस आएगा, यहाँ पे नीचे से मलेशिया आएगा, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग तरीके से चाइना के साथ में साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, राइट। देन यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनाज लेज क्लेम्स टू 90% ऑफ साउथ चाइना सी, तो चाइना का यहाँ पे पूरा क्लेम है। रिलेटेड टू दिस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, रिलेटेड टू दिस कुछ ऐसे टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे एक होता है ये 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, ये एक चीज आपको पता होना चाहिए, और एक होता है 4 शाह स्ट्रैटेजी, ये एक चीज आपको पूछा जा सकता है कि ये ऐसे टर्म्स कौन से डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सो 9 डैश लाइन या 4 शाह स्ट्रैटेजी, ऑल दीज आर द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ठीक है, तो ये एक चीज आपको पूछी जा सकती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडेटर ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, प्रीडेटर, तो बेसिकली ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, प्रीडेटर रिसेंटली इन न्यूज, क्या ये सुपर कंप्यूटर है, या ये एआई चैटबॉट है, या ये स्पाईवेयर है, या ये कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं वाला तो बहुत खतरनाक होता है, कुछ भी हो सकता है ना, फिर लाइक आपको ऐसा लग सकता है ये 3 मैंने कभी सुने ही नहीं तो पक्का ये चौथा ही होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये इसमें से कोई आंसर हो,
और एक्चुअल में वैसे ही आंसर है यहाँ पे प्रेडेटर। प्रेडेटर ये क्या है, ये एक स्पाईवेयर है। एक दो तीन साल पहले पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर आया था काफी न्यूज में, पेगासस। तो ये पेगासस जैसा ये प्रेडेटर नाम का ये स्पाईवेयर है। क्या है, स्पाईवेयर, मतलब ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो लोगों के मोबाइल फोन्स में जा सकता है और उनको स्पाई कर सकता है, मतलब उनके ऊपर नजर रख सकता है। सो दैट काइंड ऑफ स्पाईवेयर, उसका नाम क्या है, प्रेडेटर। तो यहाँ पे ये भी टाइटल में आपको दिया हुआ है दैट हाउ गवर्नमेंट एजेंसीज यूज कमर्शियल स्पाईवेयर टू टारगेट ओपोनेंट्स। तो मई और सितंबर के बीच में ये इजिप्शियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, अहमद एल्टॉन्सी, और इनके ऊपर ये ऐसा अटैक हुआ था। ये इसका नाम भी पूरा नाम दिया हुआ है सिट्रॉक्स प्रेडेटर। ये क्या है, सिट्रॉक्स प्रेडेटर ये क्या है, ये एक स्पाईवेयर है। और ये स्पाईवेयर उनको एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेजा गया था और उसके थ्रू उनके डिवाइसेस के ऊपर ये नजर रखे हुए थे। सो ये गवर्नमेंट एजेंसीज ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए इजिप्ट में ऐसा किया, ये एक न्यूज आया हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ऐसी चीजें जो होती है ना, खासकर जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, साइबर अटैक रिलेटेड जो भी चीजें होती है, वो चीजों के ऊपर खास ध्यान रखना है, क्योंकि उसके ऊपर पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। ये जो भी चीजें होती है ना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है, उनके वजह से जो भी चीजें होती है उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता है, राइट। तो और एक यहाँ पे फिर दिया हुआ है पेगासस, जो पहले हुआ था, इजरायली ये एक कंपनी था, उन्होंने बनाया था। तो पेगासस भी क्या था, ये पेगासस नाम भी ध्यान में रख लो, पेगासस था ये एक स्पाईवेयर। और वैसे ही ये प्रेडेटर, या और एक नाम जो दिया हुआ है यहाँ पे सिट्रॉक्स प्रेडेटर, ये क्या है आपका, ये भी एक स्पाईवेयर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रेडेटर ये क्या होता है, तो ये स्पाईवेयर होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following was awarded Nobel Prize in Chemistry for 2023? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इनमें से किसको मिला हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पियरे एगोस्टिनी, ऑप्शन बी दिया हुआ है लुइस ब्रूस, ऑप्शन सी दिया हुआ है ड्रू वीजमैन, या ऑप्शन डी है जॉन फोस। तो यहाँ पे जो भी नाम दिए हुए हैं, इसके पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये पूरे जो नोबेल अवार्ड्स, ये जो भी लोगों को मिले हुए हैं, उनके नाम और उनका काम, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पहले ये देखो, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023, ये दो लोगों को मिला हुआ है, पियरे एगोस्टिनी, ये इनका यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, एंड देन फेरेंक क्रॉस, ठीक है। तो पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस, इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इनका काम भी उन्होंने दिया हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ ये कंटेंट है। फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स और इलेक्ट्रॉन के जो भी पल्सेस जो जनरेट हो रहे हैं, तो एकदम माइनर लेवल पे डिटेक्ट करना, ये उनका एक काम था। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस, मतलब एकदम सेकंड का भी बहुत बड़ा फ्रैक्शन, तो वो उन्होंने काम यहाँ पे किया हुआ था। और ऑन द अदर साइड फेरेंक क्रॉस, इन्होंने क्या काम किया हुआ था, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस, मतलब क्या, दोनों ने साथ में मिलके ये इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स से रिलेटेड इनका काम था। तो आपको ये शॉर्ट में ध्यान में रखना है कि ये नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो मिला, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स। ये फील्ड में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फील्ड में ये नोबेल प्राइज फिजिक्स में ये साल मिला था। दो लोगों के नाम, पियरे एगोस्टिनी एंड देन फेरेंक क्रॉस, ठीक है। देन ऐसे ही बाकी जो है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023, ये तीन लोगों को ये मिला हुआ है। एक है मोंगी बैवेंडी, ये इनका फोटो दिया हुआ है, लुइस ब्रूस जो अभी अपने ऑप्शन में भी थे, एंड देन एलेक्सी येकीमोव, ये तीन लोग हैं जिनको ये प्राइज मिला हुआ है। और ये प्राइज जो है ये बेसिकली क्वांटम डॉट से रिलेटेड इनके रिसर्च को लेके ये प्राइज उनको मिला हुआ है, ठीक है। तीनों का काम जो है वो क्वांटम डॉट, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट। अब ये क्वांटम डॉट बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का ये आप कह सकते हो नैनो पार्टिकल होता है। दिस इज वन टाइप ऑफ नैनो पार्टिकल, और उसका यूज जो है वो मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा होता है।
ठीक है। तो क्वांटम डॉट, उसके लिए ये केमिस्ट्री वाला इनको नोबेल प्राइज मिला। देन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में ये प्राइज किसको मिला है, तो कैटलिन कैरी को, ये इनका फोटो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन ड्रू विजमन, इनको ये मेडिसिन वाला प्राइज मिला हुआ है, ड्रू विजमन मेडिसिन। और इनका काम क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस that enabled the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। तो ये mRNA मतलब क्या, मैसेंजर आरएनए, ये जो वैक्सीन होता है वो इन्होंने बनाने के लिए काम किया हुआ था। सो इसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि ये mRNA वैक्सीन जो होता है उससे रिलेटेड इनका काम था फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में। मतलब एक शॉर्ट में भी अगर आपको पता है देन ऑल्सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है। अदरवाइज इनके नाम तो आपको पूछे जा ही सकते हैं वैसे। सो वो भी एक वे हो सकता है जहां से क्वेश्चन आएगा। देन पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज 2023 का ये किसको मिला हुआ है, तो नरगिस मोहम्मदी, ये इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। और ये ईरान से रिलेटेड, ये भी ध्यान में रखना है, फॉर हर फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो ईरान में वुमेन के अगेंस्ट जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी वहां पे एक एट्रोसिटीज हो रही है, तो उससे रिलेटेड इनका काम था, उसको कम करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करने के लिए ये काम था। तो ये नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला हुआ है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन, ये इकोनॉमिक्स वाला है और एक लिटरेचर वाला भी बाकी होगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये उसका नाम अलग होता है, आपको पता होगा ये, दैट स्वेर्गिस रिक्सबैंक, रिक्सबैंक प्राइज इसको बोला जाता है, इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है। 2023 का ये जो प्राइज है इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, तो ये मिला हुआ है क्लॉडिया गोल्डिन, क्लॉडिया गोल्डिन इनको ये प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स वाला। और ये बेसिकली वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम, ये टाइटल देखो यहाँ पे, दैट फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम, मतलब लेबर मार्केट एंड द रोल ऑफ वुमेन इन दैट, तो उससे रिलेटेड इनका काम था। फॉर दैट इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो ये अलग अलग यहाँ पे प्राइजेस के बारे में दिया हुआ है। तो अपने को ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, देखो अभी ये नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ऑप्शन में जो लुइस ब्रूस इनका नाम दिया हुआ था, तो ये केमिस्ट्री वाला जो प्राइज है वो लुइस ब्रूस इनको मिला हुआ है। फ्रॉम द ऑप्शंस अगर देखा जाए सो आंसर होगा लुइस ब्रूस, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है वो आपको पता होना जरूरी है। इसमें से एक लिटरेचर वाला भी एक मिसिंग आई थिंक, वो एक बार चेक कर लेना लिटरेचर का किसको मिला हुआ है। बट यू नीड टू नो कि कौन से एरियाज में ये प्राइज मिला हुआ है और किसको मिला हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये सारे नोबेल प्राइज जो विनर्स हैं उनके बारे में ये चीज था। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है ये, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये G20 अभी मीटिंग जो हुआ इंडिया में, तो उसके बैकड्रॉप में ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो अलायंस है ये कौन से कंट्री ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे इंडिया में ये मीटिंग हुआ G20 मीटिंग, और ये अलायंस जो है ये भी एक्चुअली इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया हुआ है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है। अब ये ऐसा एक न्यूज भी आया हुआ था, लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अ की मूवमेंट फॉर द क्वेस्ट ऑफ क्लीन एनर्जी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला। थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया, बट ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये इंडिया ने लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑल्सो हमारा ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात हो रहा था, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, तो पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंड किया गया है, E10, मतलब पेट्रोल अगर आप भर रहे हो तो 90% पेट्रोल 10% इथेनॉल, तो उसको E10 फ्यूल कहा जाता है। और यहाँ पे इंडिया ने फिर ग्लोबल लेवल पे ये अपील किया हुआ है दैट यू नीड टू सिंपली ब्लेंड इथेनॉल विद पेट्रोल
20% ग्लोबली, मतलब ग्लोबली ये E20 करने के लिए ये अपील किया गया है, सो दैट पेट्रोल का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं, या पेट्रोल का रिक्वायरमेंट आप कम करा सकते हो बाय 20% बाय एडिंग द इथेनॉल इन दैट। तो वो चीज वहां पे हो सकता है, तो उसके लिए ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। अब इसमें और कौन से कंट्रीज मेंबर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो इनिशिएटिव तो इंडिया का है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, आफ्टर दैट मॉरिशियस इसमें आएगा, साउथ अफ्रीका है इसमें, देन यूएई है और यूएस भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कनाडा और सिंगापुर, ये दो जो है ये ग्रुप में ऑब्जर्वर कंट्रीज, ये रोल से ये जुड़े हुए हैं। कौन? कनाडा और सिंगापुर, ठीक है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 मीटिंग के बैकड्रॉप में लॉन्च हो रहा है। देन इंडिया ने इसको शुरू किया हुआ है, ग्लोबली 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बात कर रहा है। एंड देन यू नीड टू नो व्हाट आर दी अदर इनिशिएटिंग मेंबर्स, कौन से ऑब्जर्वर कंट्रीज है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ब्लू डॉट नेटवर्क रिसेंटली इन न्यूज, ये कौन से चीज से रिलेटेड है? ब्लू डॉट नेटवर्क, ब्लू डॉट नेटवर्क, ऑप्शन ए देखो, सर्टिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्या ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड है, या सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, या सर्टिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या डी नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअली ये ब्लू डॉट नेटवर्क जो है, ब्लू डॉट नेटवर्क, this is related to certification of infrastructure projects, certification of infrastructure projects, ठीक है। तब ये आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिया गया है। सो दिस यू कैन सी ब्लू डॉट नेटवर्क, ब्लू डॉट नेटवर्क ये बेसिकली यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ये सारे लोग इसमें आते हैं। और ये इसका पर्पस देख लो बस, ब्लू डॉट नेटवर्क, this aims to promote quality infrastructure investment that is open and inclusive, transparent, economically viable, Paris Agreement aligned, financially, environmentally and socially sustainable, and also it is compliant with the international standards। तो लंबा चौड़ा उन्होंने डेफिनेशन दिया, बट पॉइंट इज कि ये जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है क्या वो सस्टेनेबल वे में करे जा रहे हैं, क्या उससे कोई एनवायरनमेंट को थ्रेट है। तो ये सारी चीजें जो है ये सर्टिफाई करने के लिए ये ब्लू डॉट नेटवर्क काम करेगा, ठीक है। सो ब्लू डॉट नेटवर्क, यू नीड टू नो दिस कि ये जो है दिस इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क ये उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LCH प्रचंड, जो इंडियन आर्मी का एक क्या है, LCH मतलब एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। नाम से तो ये LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ऐसे उसका फुल फॉर्म था। तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है LCH प्रचंड इज इंडियन आर्मीज फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इंडियन आर्मी का पहला इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये दो वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिए, और क्या पूछा है, विच ऑफ दी, ये ऑफ है, विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, यस प्रचंड ये जो नाम है ये एक हेलीकॉप्टर का नाम है, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्होंने ही बनाया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। सो आपका आंसर यहाँ पे बनता है बोथ 1 and 2, LCH प्रचंड। और ये न्यूज में भी आया हुआ है, यू कैन सी दिस टाइटल, क्या लिखा है देखो, आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर रॉकेट एंड टरेट गन्स ऑफ दिस इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। मतलब ये हेलीकॉप्टर के अलग अलग जो फीचर्स है उसको टेस्ट किया जा रहा है, गन्स को टेस्ट किया जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये न्यूज में भी आया हुआ था। तो ये प्रचंड ये क्या है, ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCH मतलब क्या, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब ये हेलीकॉप्टर बेसिकली किसने बनाया हुआ है, दिस इज को डेवलप्ड बाय HAL मतलब क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्लस इसमें ना फ्रांस का भी यहाँ पे एक कोलैबोरेशन है। तो फ्रांस का ये कंपनी है सफरान नाम का, फ्रांस का सफरान नाम का एक कंपनी है, तो उसका और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये दोनों का ये एक कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो और भी चीजें यहाँ पे दी हुई है, मल्टी रोल कॉम्बैट चॉपर इज फिटेड विद शक्ति इंजन। तो उसमें ये इंजन जो लगा हुआ है उसका नाम है शक्ति,
और ये HAL और सफरान, ये जो फ्रेंच कंपनी है, उन्होंने मिलकर ये बनाया हुआ है. दैट इज ऑल्सो वन पार्ट विच यू नीड टू नो. ठीक है, तो ये LCH, ये आपको पता होना चाहिए. LCH ये हेलीकॉप्टर है और उसका नाम है प्रचंड. HAL ने इसको बनाया हुआ है. ठीक है, अब बढ़ते आगे. अगला क्वेश्चन देखो, राजाजी टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज, ये कहां पे लोकेटेड है? राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहां पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश. तो ये राजाजी नाम का ये टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? वैसे तो आपको ये एनवायरमेंट में आता है, बट करंट अफेयर्स में भी ये आया हुआ है. सो यू नीड टू नो दिस दैट राजाजी टाइगर रिजर्व एक्चुअली ये कहां पे आता है? तो ये आता है आपका उत्तराखंड में, राजाजी टाइगर रिजर्व. ठीक है, उत्तराखंड में आता है. अब ये क्यों करंट अफेयर्स में आया है? तो ये एक न्यूज़पेपर का ये कटिंग यहाँ पे दिया हुआ है. क्या लिखा है देखो, उत्तराखंड गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन. तो फॉर स्पेशली कंजर्विंग द ओवरऑल इकोसिस्टम इन दिस राजाजी टाइगर रिजर्व, तो उसके लिए ये एक कंजर्वेशन फाउंडेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट बनाने वाला है. और ये यहाँ पे पूरा न्यूज भी दिया हुआ था. उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन. क्यों ये बनाया जाएगा? टू एक्सिलरेट एंड फैसिलिटेट ecological, economic, social and cultural development in the overall landscape in and around the tiger reserve. तो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो टाइगर रिजर्व के अराउंड के एरिया में, उसके लिए ये कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया जाएगा. ठीक है, तो उत्तराखंड में ये राजाजी टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए. अब बढ़ते आगे. अगला क्वेश्चन देखो, साइग्नस लूप या सिग्नस लूप कह सकते हैं. यस, साइग्नस लूप, तो ये रिसेंटली न्यूज में था. तो ये क्या है साइग्नस लूप या सिग्नस लूप, ये क्या होता है? ऑप्शन ए, क्या ये साइबर अटैक है? ऑप्शन बी, क्या ये लूनार मिशन है? ऑप्शन सी, क्या ये कोई सुपरनोवा रेमनेंट है, जो एक्सप्लोडेड स्टार है उसके कुछ रेमनेंट्स हैं? या ऑप्शन डी, ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो ये आपको पता होना चाहिए. सिग्नस लूप, दिस इज बेसिकली सुपरनोवा रेमनेंट. सिग्नस लूप नाम का ये क्या है? तो ये सुपरनोवा का रेमनेंट है. अब ये इसका सोर्स आपको यहाँ पे मिलता है. दिस यू कैन सी, नासा के वेबसाइट के ऊपर ये चीजें आई हुई थी. एक्चुअली नासा का ना एक मिशन है जिसका नाम है इनफ्यूज. ठीक है, इनफ्यूज यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इनफ्यूज, ये नासा का मिशन है. और उसके अंडर आपको ये साइग्नस लूप ये टर्म देखने को मिल रहा है. सो ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है जो इनफ्यूज मिशन है. एंड अंडर दैट देयर इज दिस you can say साइग्नस लूप. क्या टाइटल है देखो, नासा रॉकेट टू सीज सिजलिंग एज ऑफ स्टार फॉर्मिंग सुपरनोवा. तो नासा का ये रॉकेट होगा, इनफ्यूज नाम का जो मिशन होगा, वो साइग्नस लूप नाम का जो सुपरनोवा है उसको वहां पे ऑब्जर्व करने वाला है. तो वो एक चीज यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, अ न्यू साउंडिंग रॉकेट मिशन इज हेडेड टू स्पेस टू अंडरस्टैंड हाउ एक्सप्लोजिव स्टेलर डेथ ले द ग्राउंड वर्क फॉर न्यू स्टार सिस्टम. मतलब कोई जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है उससे अगला जो नया स्टार बनने वाला है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो यहाँ पे देखने वाले हैं. उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है अलग से, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट. मतलब क्या? इनफ्यूज. तो ये इनफ्यूज नाम का जो मिशन है ये नासा का मिशन है. और ये वो साइग्नस लूप नाम का जो सुपरनोवा रेमनेंट है उसके लिए, वो कैसे हुआ था उसका स्टडी करने के लिए ये भेजा जाने वाला है. ठीक है, तो ये आपको चीज पता होना चाहिए. साइग्नस लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रिलेटेड टू दैट इनफ्यूज मिशन. इनफ्यूज नाम का ये मिशन है और ये मिशन बेसिकली किसने भेजा हुआ है? तो ये नासा ने भेजा हुआ. ठीक है, ये एक चीज आपको वहां पे काम में आने वाला है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ो. काजिंद 2023, काजिंद 2023. अब क्वेश्चन ये है कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कौन से दो कंट्रीज के बीच में है. मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद नाम है. दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया तो है ही, बट विच कंट्री? ऑप्शन ए दिया हुआ है म्यांमार, ऑप्शन बी दिया हुआ है बांग्लादेश, ऑप्शन सी दिया हुआ है तुर्कमेनिस्तान, या ऑप्शन डी है कजाकिस्तान. जैसे आप देख सकते हो काजिंद मतलब KAZ ये कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया. सो क्लियरली ये कजाकिस्तान है. काजिंद ये एक्सरसाइज जो है
ये इंडिया और कजाकिस्तान इनमें मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पीआईबी के पेज के ऊपर ये दिया हुआ था दैट इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स कंटिंजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023, यही टाइटल था। और उसमें ये दिया हुआ है कि ये एक्सरसाइज जो है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए ये कौन सा एडिशन है, बिकॉज ये पूछा जा सकता है 7th एडिशन है, ये 7th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023, ये 7वीं बार हो रहा है, 7th है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये बेसिकली कहां पे होने वाला है, तो ये ओतार नाम का एक प्लेस है कजाकिस्तान में, ओतार, OTAR, तो वहां पे ये होने वाला है। तो ये कजाकिस्तान में होने वाला है, ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और ये 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक ये पूरा एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि ये 7th है, दूसरा ये कहां पे होने वाला है, तो कजाकिस्तान में होने वाला है, और ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ये होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो ये एक स्कीम है जो काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, दैट इज आबुआ आवास योजना। आबुआ आवास योजना ये क्या है, ये एक हाउसिंग स्कीम है, ये एक हाउसिंग स्कीम है which is designed to provide 8 लाख पक्का हाउसेस टू होमलेस इंडिविजुअल्स। तो लोगों को घर देने के लिए ये एक हाउसिंग स्कीम बनाया गया है, आबुआ आवास योजना। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, ये स्कीम जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया। क्या ये छत्तीसगढ़ ने बनाया, क्या ये बिहार ने बनाया, क्या ये झारखंड ने बनाया, या ये मध्य प्रदेश ने बनाया। तो ये आबुआ आवास योजना, ये जो स्कीम है, दिस इज बेसिकली स्टार्टेड बाय झारखंड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा एक न्यूज भी आया हुआ था दैट व्हाई झारखंड गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू ₹16,000 करोड़ हाउसिंग स्कीम। तो ये क्यों किया गया है, ऐसा वहां पे ओवरऑल एक्सप्लेन किया गया था न्यूज में, आबुआ आवास योजना, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो स्कीम है, दिस इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो झारखंड गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया हुआ है। लाइक वी आर हैविंग दिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, तो इनके अंडर आप देखोगे ये और एक जो स्कीम अपने को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके भी दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। जो अर्बन है, अर्बन ये वाला पार्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। एंड देन ये आपके लिए होमवर्क है कि ये रूरल वाला पार्ट फिर कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ विच मिनिस्ट्री अंडर दैट प्रधानमंत्री आवास योजना का रूरल कंपोनेंट आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। ओके, तो झारखंड है, ये ध्यान में रखना है। आबुआ आवास योजना ये बेसिकली झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का ये स्कीम है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a feature of limited liability partnership firm। रिसेंटली ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसके कुछ रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ऑप्शन ए देखो, पार्टनर्स शुड बी लेस देन 20, then partners and management need not be separate, then internal governance may be decided by mutual agreement among partners, या ऑप्शन डी, इट इज कॉर्पोरेट बॉडी विथ परपिचुअल सक्सेशन। तो ऐसे चार अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए थे एंड यू नीड टू टेल कि कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। नॉट अ फीचर बोला हुआ है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है दैट पार्टनर शुड बी लेस देन 20, तो एक्चुअली इन दिस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देयर इज नो सच अपर लिमिट कि मैक्सिमम 20 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं वैसे। तो देयर इज नो सच अपर लिमिट। तो ये पहला वाला जो है ये इसका आंसर होगा, बिकॉज ऐसा जो रूल है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये एक चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज मैंडेटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
be more open about their beneficial owners by stepping in reporting obligations for firms and their partners, कि आपने कुछ चीजें जो है वो डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए मिनिस्ट्री ने ये कुछ वहां पे रूल्स नए बनाए हुए हैं। तो द न्यू रूल से दैट द LLPs being incorporated must maintain a register of all their partners, कि कौन कौन पार्टनर है वो आपको बताना है, एंड वो कहाँ पे आप मेंटेन करोगे, तो आपके ऑफिस में, जो रजिस्टर्ड आपका ऑफिस है वहां पे। एंड देन एग्जिस्टिंग वंस जो है, एग्जिस्टिंग वंस मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, दे मस्ट डू दिस, या एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है दे मस्ट डू दिस विद इन 30 days। जो नए बनने वाले हैं यहाँ से आगे, उन्होंने तो ये करना ही करना है, बट जो अभी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज है, ये जो पार्टनरशिप्स है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, उन्होंने ये चीज जो है वो अगले 30 दिन के अंदर इसको आपको सबमिट करना होगा। तो ये सब रूल्स यहाँ पे बने हुए थे। एंड देन और एक ये कॉन्टेक्स्ट में फिर चीज आपको जो पता होना चाहिए कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, इसमें अभी भी कोई अपर लिमिट ऑफ पार्टनर्स नहीं है, ठीक है। ऐसा बोला जाएगा कि मैक्सिमम इतने होने चाहिए, या 20 से कम होना चाहिए, 30 से कम, ऐसा अभी फिलहाल इसमें नहीं आता है, ठीक है। सो इसका आंसर जो है वो ए आंसर था। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज किया हुआ है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ऐसे चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट बेसिकली किसने रिलीज किया हुआ है? हो सकता है ये काफी कॉमन नाम होते हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो जाओ वो ऑप्शन की तरफ, कि हो सकता है इन्होंने किया होगा कुछ, वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट रिलेटेड काफी काम किए होते हैं, तो उसमें से ये भी एक हो सकता है। बट एक्चुअल में आंसर जो है ये है इसका सी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट का नाम ध्यान में रखो, ये रिलीज किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ने। ये यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क 2023, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर ये एक इंस्टीट्यूट है। अगर वो दिया नहीं, UNU अगर नहीं लिखा है तो ये लिखेंगे वो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। सो दे हैव लॉन्च्ड देयर एनुअल, पहले ये भी पूछा जा सकता है कि ये 2 साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये हर साल आने वाला है। दिस विल बी एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन, जिसका नाम है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क 2023। तो ये एक तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ध्यान में रखो, और दूसरा चीज इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इन्होंने ये क्या किया हुआ है, वो UNU के अंडर का ही इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के अंडर। तो ये रिपोर्ट जो है वो उन्होंने रिलीज किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज न्यूज में आया हुआ था, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, और ये आपका यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का ये पब्लिकेशन है। ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये फिलहाल न्यूज में आया हुआ था, और ये कहां पे लोकेटेड है? जामरानी डैम, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है झारखंड, या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये कहां पे लोकेटेड है? तो एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है, दिस जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, और ये न्यूज में आया हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ जामरानी डैम अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना AIBP। AIBP मतलब क्या होता है? एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट ने ये जामरानी डैम को ये स्कीम के अंडर इंक्लूड किया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये न्यूज में आया हुआ था। एंड देन दिस प्रोजेक्ट एनविसाजेस, ये जो जामरानी डैम प्रोजेक्ट है, इट एनविसाजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम नियर जामरानी विलेज। अब ये जामरानी विलेज जो है ये एक रिवर के पास में आता है, रिवर का नाम भी दिया हुआ था, रिवर गोला।
विच इज बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा रिवर। और ये रिवर जो है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो बिकॉज ऑफ दैट ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। जामरानी डैम कहाँ पे है, तो ये आपका आता है उत्तराखंड में, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हो ना रामगंगा रिवर, तो एक फेमस टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। आपने नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कौन से रिवर के बैंक पे आता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज एक्चुअली ऑन द बैंक ऑफ रिवर रामगंगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये रामगंगा रिवर के बैंक पे ऊपर आता है। तो जामरानी डैम ध्यान में रख लो, रामगंगा ये रिवर के बारे में ध्यान में रख लो, और ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। देन ये स्कीम है या इनिशिएटिव है, क्या नाम है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो उसके बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये पहले तो 1996-97 ये टाइम में लॉन्च किया गया था, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। सो इट इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1996-97। और उसमें क्या किया जाता है, सो इट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रोग्राम के अंडर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है with the aim of speeding up the implementation of ongoing irrigation projects। जो भी स्टेट्स में इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू होंगे उनको काफी फास्ट वे में कंप्लीट करने के लिए ये स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोग्राम के अंडर दिया जाता है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंच सके। देन मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये पूरा मॉनिटरिंग इसका कौन करता है, ये प्रोजेक्ट जो है जो भी ये इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंडर प्रोजेक्ट्स आते हैं, दिस इज डन बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। ये भी एक चीज पूछी जा सकती है कि ये एआईबीपी के अंडर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कौन मॉनिटर करता है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन इसको मॉनिटर करता है। देन थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंडर आपको ये एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम देखने को मिलता है, ठीक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये आपका था क्वेश्चन, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर। अब ये तो पॉलिटी कहां से आ गया बीच में, करंट अफेयर शुरू था, बट एक्चुअली ये करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या बोला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर। कौन से आर्टिकल के अंडर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का पॉइंट लिया गया है। ऑप्शन ए, क्या ये आर्टिकल 20 है, ऑप्शन बी, क्या ये आर्टिकल 22 है, क्या 23 है या 24 है। तो एक्चुअली प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है दिस इज अंडर आर्टिकल 22, राइट। ये आर्टिकल 22 के अंडर आता है। आर्टिकल 20 दैट इज क्या है, आर्टिकल 20 ये भी आपको सर्च करना है 20 क्या होता है। सिमिलरली 23 में क्या आता है, 24 में क्या आता है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैसे भी आपको पता होने चाहिए, बट आर्टिकल 22 इज समथिंग जो न्यूज में आया हुआ था। क्यों न्यूज में आया हुआ था वो देखो, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जो उनका एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। काफी उसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे ऑल ओवर द कंट्री, तो हो सकता है उसका बेसिक, अब वो क्या लॉ है, क्या करने वाले हैं, हो सकता है उतना डिटेल में ना जाए, बट एटलीस्ट उसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए दैट तेलंगाना's लॉ अंडर स्कैनर हाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन वर्क्स। तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल उन्होंने दिया हुआ था। A pre-trial detention is not the same as preventive detention. While the former is of an under trial accused of crime, the detainee can be taken into custody just as preventive measure even if he has not committed a crime. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब इन शॉर्ट वो बता रहे हैं, एंड देन पूरा वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में वो लॉ क्या कहता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उतना अंदर जाने की जरूरत होगा नहीं, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 22, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू नो हियर। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जो है ये रिलीज कौन करता है, तो ये आपका OECD इसको रिलीज करता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक दैट इज रिलीज्ड बाय OECD। तो ये आपको पूरा उसका पेज ही दिख रहा है यहाँ पे OECD के वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। सिंपली ये इतना भी अगर आपको पता है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। अभी और भी हमने वो डिजास्टर वाला एक इंडेक्स देखा हुआ था, जो रिपोर्ट आया था वो एक देखा हुआ था, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी वाला, या ये वाला क्वेश्चन ऐसा। तो ये करंट अफेयर्स में जो भी ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए वो कौन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये OECD वाला ये रिपोर्ट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, OECD, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023, exercise Harimau Shakti 2023, it is a bilateral exercise between armies of India and which country? जैसे काजिन हमने देखा हुआ था ना, वैसे ये और एक क्वेश्चन है, हरिमाऊ शक्ति ये कौन से दो कंट्रीज का ये इनिशिएटिव है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये कौन से दो कंट्रीज का है? इंडिया तो है ही, बट क्या ये श्रीलंका है, क्या ये मंगोलिया है, क्या ये इंडोनेशिया है, या मलेशिया है? सो एक्चुअल में ये मलेशिया है, इंडिया और मलेशिया इनमें ये एक्सरसाइज होता है हरिमाऊ शक्ति, ये एक्सरसाइज का नाम है हरिमाऊ शक्ति। तो ये आपको पीआईबी के पेज के ऊपर भी दिया हुआ था, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। ये शुरू हो गया है कहाँ पे, तो इंडिया में, ये उमरोई कैंट इंडिया, और इंडियन एंड मलेशियन आर्मीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। टाइटल में दिया हुआ है मलेशिया, तो ये इंडिया और मलेशिया इनमें ये एक्सरसाइज है, ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। इंडिया और मलेशिया इनमें ये एक्सरसाइज शुरू हुआ है, और ये कहाँ पे चल रहा है ये एक्सरसाइज, तो इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो इतना भी अगर आपको पता है तो भी काफी चीजें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर करते आ सकती है, ठीक है। सो हरिमाऊ शक्ति दिस इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, पेंट ब्रश स्विफ्ट, पेंट ब्रश स्विफ्ट नाम का एक ये स्पेसीज है, एनिमल स्पेसी है, ये न्यूज में आया हुआ था, ये क्या है? पेंट ब्रश स्विफ्ट नाम का ये एनिमल स्पेसी है, ये क्या है? क्या ये बर्ड है कोई, क्या ये रेप्टाइल है कोई, या बटरफ्लाई है, या स्पाइडर है? चार ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए थे। तो ये पेंट ब्रश स्विफ्ट बेसिकली क्या होता है, ये ना आपका ये बटरफ्लाई होता है। रिसेंटली ये नाम का बटरफ्लाई आपको हिमाचल प्रदेश में मिला, जो अब तक नहीं मिला था वहां पे, सो इट इज समथिंग विच इज क्वाइट रेयर। तो वैसा ये स्पेसी यहाँ पे आपको मिला हुआ है, पेंट ब्रश स्विफ्ट, ठीक है। पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई इज फोटोग्राफ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। और ये क्यों नया चीज है, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में लगभग इंडिया में जितने भी बटरफ्लाई स्पीसीज मिलते हैं ना, उसका 25% मतलब 1/4 पार्ट जो है वो हिमाचल में है, फिर भी वहां पे ये पहली बार दिखा है। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी रेयर काइंड ऑफ बटरफ्लाई, और ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। 120 species of butterflies have been documented by this वाइल्ड भट्टियत प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वाइल्ड भट्टियत प्रोजेक्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का है, वाइल्ड भट्टियत प्रोजेक्ट। दिस इज रिलेटेड टू बटरफ्लाइज, वाइल्ड भट्टियत प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू बटरफ्लाइज। तो ये भी एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 15B रिसेंटली इन न्यूज, ये कौन से चीज से रिलेटेड होता है? प्रोजेक्ट 15B, ऑप्शन ए क्या ये गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड है, ऑप्शन बी क्या ये सबमरीन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी क्या ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, या ऑप्शन डी ये फ्रिगेट्स है। तो प्रोजेक्ट 15B में जो भी चीजें आ रही है, ऑल दीज आर नथिंग बट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है। सो गाइडेड मिसाइल और मिसाइल डिस्ट्रॉयर इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है थर्ड प्रोजेक्ट 15B इंडिजिनस, इंडिजिनस है जो भी यहाँ पे बन रहा है, इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है। और ये नाम जो है तीसरा जो अभी डिस्ट्रॉयर
जो रिलीज किया गया उसका नाम है इम्फाल, ठीक है। सो दिस वाज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट 15B ये क्या है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15B दिस इज रिलेटेड टू गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। अब ये किसने बनाया हुआ है, ये जो डिस्ट्रॉयर है, तो ये माजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, नियर मुंबई जो आपका कंपनी है माजगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तो इन्होंने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है वो डिलीवर किया था। और इसमें और कौन से वो भी ध्यान में रख लो, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि ये तीसरा है। तो अगर ये तीसरा है, इम्फाल नाम का ये जो डिस्ट्रॉयर है ये थर्ड है, तो पहले दो कौन से थे, तो ये एक आपको पता होना चाहिए, पहला था विशाखापट्टनम और दूसरा था मोरमुगाओ, ठीक है, विशाखापट्टनम मोरमुगाओ। एंड देन अभी तीसरा जो अभी रिलीज किया गया वो था इम्फाल, ठीक है, विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ और इम्फाल, ऑल दीज आर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। सो प्रोजेक्ट 15B जब भी आप सुनोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है आपके, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है, ठीक है। देन राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, अगला क्वेश्चन, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग रिसेंटली इन न्यूज, ये इजराइल और कौन से कंट्री के बीच में ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है लेबनान, ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये बेसिकली इजराइल और इजिप्ट, ये ध्यान में रखना है, इजराइल और इजिप्ट के बीच में ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, दैट इज राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। ये एक न्यूज भी आया हुआ था रिलेटेड टू दैट, इजराइल अनाउंसेस एडिशनल चेक पॉइंट्स टू स्क्रीन एड टू गजा, मतलब गजा के एरिया में जो भी बॉम्बिंग्स हो रहे हैं वहां पे हेल्प भेजने के लिए ये चेक पॉइंट्स इजराइल ने लगाए। एंड देन इंटरनेशनल एड जो वहां पे भेजा जा रहा है, लाइक यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, तो ये गजा वाला एरिया जो है, गजा दिस इज बेसिकली इजिप्शियन टेरिटरी, इजिप्ट वाला ये रीजन है, गजा स्ट्रिप, ये नाम काफी बार आता है, गजा स्ट्रिप, दिस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, ठीक है, इजराइल और इजिप्ट। तो यहाँ पे जो भी हेल्प जा रहा है उसके लिए इजराइल ने क्या किया है, चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। और ये बेसिकली कौन से एरिया में चेक पॉइंट्स है, तो राफा क्रॉसिंग जो एरिया है ना वहां पे उन्होंने चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में आपको ये राफा क्रॉसिंग, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग ये पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या आता है, ये इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट में है आपका, या आप ये कह सकते हो इट इज इन बिटवीन इजराइल और इजिप्ट, ठीक है, दिस इज वन पार्ट। देन रिलेटेड टू दिस अभी बहुत ये इजराइल पैलेस्टाइन इनका जो इशू है वो बहुत न्यूज में रहता है, तो इसके ऊपर और क्या पूछा जा सकता है, तो देयर कैन बी दिस क्वेश्चन कि टू स्टेट सॉल्यूशन, ये जो टर्म है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, टू स्टेट सॉल्यूशन, ये चीज जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड ये चीज होता है, टू स्टेट सॉल्यूशन। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी इराक, या ऑप्शन डी यमन। तो टू स्टेट सॉल्यूशन बेसिकली इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे रिलेटेड आपका ये टू स्टेट सॉल्यूशन ये टर्म आता है, तो आंसर इसका होना चाहिए इजराइल, ठीक है। दे कैन आल्सो आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर विथ, ये सिंपल बेसिक्स में जाके अगर पूछेंगे तो ऐसा कुछ आ सकता है, इजराइल का कौन से कंट्री के साथ में बॉर्डर है। ऑप्शन देखो, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ऑप्शन बी है लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। ऑप्शन सी है सिप्रस, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट। एंड ऑप्शन डी है टर्की, सीरिया, इराक और यमन। वैसे अगर मैप आप ठीक से देख रहे हो तो ये जो है ये सिप्रस, ये किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं हो सकता क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। देन टर्की और इजराइल का कहीं भी बॉर्डर नहीं है, सो टर्की जहां पे दिख रहा है वो तो वैसे ही गायब कर दो, ऑप्शन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इजराइल के साथ में बॉर्डर्स आ रहे हैं आपके लेबनान के, देन सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ये चार अलग अलग साइड में इसके बॉर्डर्स हैं। तो हियर यू कैन सी सीरिया, देन ये जॉर्डन, देन इजिप्ट, एंड देन ऊपर से आएगा लेबनान, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी बॉर्डर्स बिटवीन इजराइल एंड नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं, वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप। देन सीरिया के साइड में आपको ये जो डिस्प्यूटेड रीजन दिख रहा है, डिस्प्यूटेड रीजन,
तो विद सीरिया देयर इज दिस रीजन कॉल्ड गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स, ठीक है। सो गोलान हाइट्स, दिस इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, ठीक है। गोलान हाइट्स नाम का ये रीजन है, इजराइल और सीरिया के बीच में डिस्प्यूट है। देन यहाँ पे एक सी दिख रहा है, डेड सी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि डेड सी कौन से दो कंट्रीज के बीच में आता है, तो इट इज इन बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन, ये दोनों कंट्रीज के बीच में आपका ये डेड सी आता है, ठीक है। सो इजराइल से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बोलवर्म, ठीक है। ये नाम देखो, पिंक बोलवर्म, पिंक बोलवर्म मतलब PBW, इन्फेस्टेशन, ये पिंक बोलवर्म नाम का ये जो इन्फेस्टेशन है, मतलब जो डिसीज है, ये रिसेंटली न्यूज में है। ये कौन से क्रॉप को अफेक्ट करता है? पिंक बोलवर्म नाम का डिसीज कौन से क्रॉप को अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी शुगर केन या ऑप्शन डी पोटैटो। पिंक बोलवर्म, तो एक्चुअली ये जो है ये कॉटन को अफेक्ट करने वाला ये डिसीज होता है पिंक बोलवर्म। और ये आप देख सकते हो ये काफी इसके इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, फार्मर्स का काफी ज्यादा वहां पे नुकसान भी इसके वजह से हो रहा है, एंड उससे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ है, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये PB नॉट टेक्नोलॉजी, PB नॉट टेक्नोलॉजी, KNOT, सो PB नॉट टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है टू कीप पिंक बोलवर्म एट बे, मतलब उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पे इसका टेस्टिंग भी हुआ, ठीक है। पिंक बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए PB नॉट टेक्नोलॉजी है, PB नॉट टेक्नोलॉजी। तो ये आंध्र प्रदेश में इसका टेस्टिंग हुआ और ये पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है, दो ज्यादा अंदर जाने का उसमें जरूरत होगा नहीं, बट PB नॉट टेक्नोलॉजी इतना ध्यान में रख लो। PB मतलब पिंक बोलवर्म है, कॉटन में ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ओके, देन let's see the next question. The Central Bureau of Investigation has recently launched a major crackdown on cyber criminals, sorry. तो ऑपरेशन जो है ये CBI ने जो ऑपरेशन शुरू किया है, वो ऑपरेशन का नाम बताओ। ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन सी ऑपरेशन चक्रा या ऑप्शन डी ऑपरेशन वायु। सो एक्चुअली द आंसर इज ऑपरेशन चक्र, ठीक है। CBI ने ये लॉन्च किया हुआ है और ये बेसिकली क्या है, दिस इज टू हैव क्रैकडाउन ऑन साइबर क्रिमिनल्स। तो ये ऑपरेशन चक्रा ये साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड है, ये एक चीज आपको वहां पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चक्रा, और इसके अलग अलग वर्जन भी है, जैसे चक्रा 1, चक्रा 2। तो ये न्यूज जो आया था वो चक्रा 2 के बारे में था। CBI एज पार्ट ऑफ इट्स चक्रा 2 ऑपरेशन has achieved a major breakthrough in 2 more cases involving international online investment fraud। और वो फिर यहाँ पे सिंगापुर के सिटीजन है, उनको भी यहाँ पे चीट किया गया था, तो वो पूरा केस जो है वो इन्होंने सॉल्व किया। सो इन शॉर्ट ऑपरेशन चक्रा दिस इज रिलेटेड टू साइबर क्रिमिनल्स, और ये किसने लॉन्च किया हुआ था? तो ये CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। सो ऑपरेशन चक्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरूपक्षा, विरूपक्षा रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है? विरूपक्षा ये नाम का जो भी रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन सा चीज है? ये क्या है? ऑप्शन ए इंडिजिनस एडवांस्ड रडार सिस्टम है, ऑप्शन बी इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है, ऑप्शन सी इंडिजिनस ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, या ऑप्शन डी इसमें से कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली विरूपक्षा ये क्या है? दिस इज इंडिजिनस एडवांस्ड रडार सिस्टम, ठीक है। ये रडार सिस्टम है, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये न्यूज भी आप देख सकते हो, इंडिया टुडे में आया हुआ था, एयरफोर्स टू इक्विप सुखोई, ये SU मतलब क्या, सुखोई जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ ये रडार लगाने वाले हैं विरूपक्षा नाम का। सो दे आर गोइंग टू इक्विप दिस इंडिजिनस विरूपक्षा रडार। और ये विरूपक्षा रडार जो है ये इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है, एंड ये इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग जो फ्लीट्स होंगे, अलग अलग जो एयरक्राफ्ट होंगे उसमें इसको फिट किया जाएगा। तो विरूपक्षा नाम ध्यान में रखना है, ये क्या है? तो ये आपका एक रडार है, ठीक है। सो दिस इज इंडिजिनस रडार, ओके। सो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ चीजें आ सकती है, और ये मंथ में ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में था, कार्तिकेयन मुरली।
कार्तिकेयन मुरली स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली इन न्यूज। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये होता है कार्तिकेयन मुरली? क्या ये टेबल टेनिस प्लेयर है, क्या ये चेस प्लेयर है, या स्विमिंग प्लेयर है, या फुटबॉल प्लेयर है? तो एक्चुअली ये काफी फेमस चेस प्लेयर है, ठीक है, कार्तिकेयन मुरली। और ये इन्होंने क्या किया हुआ है ये मंथ में, ये क्यों न्यूज में आए हुए थे? सो ही बिकेम, कार्तिकेयन मुरली ही बिकेम थर्ड इंडियन चेस प्लेयर टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर, और जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। सो वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन, इनको कार्तिकेयन मुरली इन्होंने डिफीट किया हुआ है, और ऐसा करने वाले ये थर्ड इंडियन बन गए, ठीक है। सो ये क्लासिकल चेस में इनको हराया था, एंड ये बेसिकली टूर्नामेंट का नाम भी दिया हुआ था कतार मास्टर्स टूर्नामेंट, और उसमें इन्होंने ये डिफीट किया हुआ था। इसके पहले ऐसा और किसने किया हुआ है, क्योंकि ये थर्ड है, तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद, इन्होंने ये मैग्नस कार्लसन इनको हराया था। देन पेंताला हरिकृष्णा, ये दो नाम है, विश्वनाथन आनंद एंड देन पेंताला हरिकृष्णा, बोथ दीज डिफीटेड कार्लसन, और उसके बाद में फिर ये थर्ड बने हैं। कौन? कार्तिकेयन मुरली, ही बिकेम द थर्ड चेस प्लेयर टू डिफीट मैग्नस कार्लसन। तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये पूछा जाए तो ये चेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है। मिट्टाई स्कीम, मिट्टाई नाम का स्कीम है which provides support to those which are suffering from type 1 diabetes। टाइप 1 डायबिटीज से जो सफर कर रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मित्ताई नाम का स्कीम लॉन्च हुआ है। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट का ये स्कीम होता है? ऑप्शन ए, ये कर्नाटका गवर्नमेंट का स्कीम है। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। या ऑप्शन डी, केरला। तो ये मिट्टाई नाम का जो स्कीम है एक्चुअली ये केरला गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया हुआ है, और इसके अंडर लोगों को टाइप 1 डायबिटीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट दिस डिसीज। तो टाइटल देखो क्या लिखा हुआ है, अपर इनकम लिमिट पुशेस 1200 किड्स विद टाइप 1 डायबिटीज आउट ऑफ मित्ताई स्कीम इन केरला। तो स्कीम से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, बट मित्ताई स्कीम केरला का है, वो एक जो अपर इनकम लिमिट है उसके वजह से काफी जो लोग हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं फ्रॉम दिस स्कीम। द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द केरला सोशल सिक्योरिटी मिशन, ये केरला सोशल सिक्योरिटी मिशन है, और उसके अंडर इन्होंने मिट्टाई नाम का ये स्कीम 2018 में लॉन्च किया हुआ था। और इसमें क्या किया जाता है, इट प्रोवाइड चिल्ड्रन फ्री इंसुलिन थेरेपी, डायबिटीज है मतलब इंसुलिन वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो भी अलग अलग ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग डिवाइसेस है वो भी वहां पे अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। बट ये कुछ इश्यूज यहाँ पे शुरू है, बट यू नीड टू रिमेंबर मिट्टाई स्कीम ये केरला गवर्नमेंट का स्कीम है। अब यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 मतलब क्या होता है, दो टाइप के डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बॉडी में जो पैंक्रियाज नाम का जो ऑर्गन होता है उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन क्रिएट होता है, तो वो हार्मोन क्रिएट होना बंद हो गया। So there is no insulin formation, then it is type 1 diabetes। अगर ऐसा होता है कि हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट हो रहे हैं बट इनएडिक्वेट अमाउंट में सिक्रेट हो रहे हैं, सो इन दैट केस इट इज टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज, देयर इज इनएडिक्वेट इंसुलिन फॉर्मेशन इन टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। सो टाइप 1 और टाइप 2 ये क्या है, ये चीज यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। इन दी एंड ये अक्टूबर मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान में रखना है उसका ये लिस्ट दिया हुआ है। लेट्स गो थ्रू दिस लिस्ट। पहला तो 1 तारीख जो था 1 अक्टूबर, वो क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस होता है 1 अक्टूबर। दूसरा क्या है 2 अक्टूबर, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। देन वर्ल्ड हैबिटेट डे एक ध्यान में रखना है, जो अक्टूबर मंथ में पहला जो मंडे आता है वो दिन आपका होता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। सो हर साल अक्टूबर मंथ में जो पहला मंडे होगा वो होगा आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे। देन 3 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड नेचर डे, 3 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे।
देन 8 अक्टूबर को, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एयरफोर्स डे होता है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। देन 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। अब ये पोस्ट डे 9 अक्टूबर को क्यों वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? टू कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बना था 1874 में, और उसका एनिवर्सरी कोमेमोरेट करने के लिए 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देन और कौन से डेज हैं? 10 अक्टूबर को होता है ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। देन 11 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। देन 13 अक्टूबर जो होता है, 13 अक्टूबर वो होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। 13 अक्टूबर को होता है यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। देन 16 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर को। आफ्टर दैट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर। और ये क्यों 24 अक्टूबर को रखा जाता है? टू कोमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। मतलब ये दिन यूएन का चार्टर साइन हुआ था 1945 में। बिकॉज ऑफ दैट 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड देन द लास्ट वन 31 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय एकता दिवस, मतलब क्या, नेशनल यूनिटी डे, ये नाम से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस इज बेसिकली टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूनिटी डे जो है ये कौन से पर्सनालिटीज के बर्थ एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने के लिए रखा जाता है? तो इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहां तक ये पूरा जो आपका कंटेंट है, दिस इज रिलेटेड टू अक्टूबर करंट अफेयर्स, ठीक है। अक्टूबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आई थी, स्पेशली जो आपको आपके जो एग्जाम्स है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जेई वाला एग्जाम हो, या लोको पायलट हो, या पेटेंट ऑफिसर्स के एग्जाम हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए आपको ये जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो ये यहाँ तक अक्टूबर मंथ का पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे कवर होता है। अगले लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके हम वापस मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।